वैसे तो यूपीएससी गवर्नमेंट स्कीम्स हर साल पूछ रहा है। बट अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूं, मतलब 24 और 25 का अगर प्रीलिम्स का पेपर देखा जाए, तो 25 के अंदर यूपीएससी ने एक स्कीम पूछी थी विद द नेम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। क्लियर। सिमिलरली अगर 24 का अगर मैं पेपर देखूं, तो 24 में भी यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, मतलब एक स्कीम पूछी थी, दैट इज प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। क्लियर। और उसी साल के अंदर मतलब 2024 में एक और स्कीम पूछी थी, दैट इज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप ये देखोगे, तीनों स्कीम्स के अंदर सबसे पहले जो प्रीफिक्स है प्रधानमंत्री है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये देखो, अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रिपेयर कर रहे हो अपने प्रीलिम्स 2026 के लिए, तो जितनी भी स्कीम्स है जिनमें प्रधानमंत्री इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स, क्लियर, तो वो सारी स्कीम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो आप अपनी एक लिस्ट बना लो कौन कौन सी स्कीम्स हैं। जैसे कि अगर मैं पहले के भी, अगर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखूं, तो दे हैव आस्क अबाउट, यू कैन से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्लियर। तो ऐसी स्कीम्स पूछी हुई हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ओके। तो इसका मतलब है कि आप अपनी एक लिस्ट बना लो प्रधानमंत्री जिस भी स्कीम में प्रीफिक्स है, और उन स्कीम में फिर शॉर्ट लिस्ट कर लो कि कौन कौन सी प्रधानमंत्री वाली स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर। या फिर जो बारी बारी फ्रीक्वेंट न्यूज़ में आ रही हैं, तो दैट इज़ वाई दे यूज टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम सच स्कीम। नो डाउट आने वाली वीडियोस में आई ब्रिंग सच लिस्ट फॉर यू ऑल्सो, जिसमें मैं आपको बता सकूं विद लॉजिक कि कौन सी स्कीम क्लियर अपने को प्रिपेयर करनी है और कौन सी नहीं करनी। सेफ हार्बर करके ना एक टर्म है जो यूपीएससी पूछ सकता है आपसे प्रीलिम्स 2026 में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यूपीएससी की ना एक आदत है कि आपसे टर्म्स पूछता ही है। जैसे एक बार एक टर्म पूछी थी उसने, ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग में आपको कंफ्यूज कर दिया था, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगा कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई टर्म है, बट एक्चुअल में वो इकोनॉमी की टर्म है। क्लियर। सिमिलरली अगर आप ये देखोगे, सेफ हार्बर से आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कहीं ये कुछ पोर्ट या ज्योग्राफी की टर्म होगी। नहीं, ये ज्योग्राफी या पोर्ट से रिलेटेड कोई टर्म नहीं है। ये बेसिकली आपका एक एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। उसके अंदर एक सेक्शन 79 है जो इस टर्म को यूज करता है, सेफ हार्बर क्लॉज हम बोल सकते हैं इसको। तो बेसिकली सोशल मीडिया को प्रोटेक्ट करता है कि अगर कोई भी यूजर कोई ऑब्सीन वीडियो या इमेज डाल रहा है, क्लियर, तो उसमें सोशल मीडिया की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो मतलब यूजर जिम्मेदार है। तो सोशल मीडिया या फिर ये सोशल इंटरमीडियरीज को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर। तो ऐसे अगर आप ये देखोगे, गवर्नमेंट ने एक प्रपोज कर रखा है डिजिटल इंडिया एक्ट, जो कहीं ना कहीं इस आईटी एक्ट को भी रिप्लेस करेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए प्रीलिम्स 2026 के लिए। सिमिलरली हमारे पास एक एक और एक्ट है, दैट इज डीपीडीपीए एक्ट, मतलब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये आपका एआई रिलेटेड इश्यूज से भी डील करता है। जैसे कि एक एग्जांपल बता देता हूं कि अगर जितना भी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, मतलब किसी ने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिकली कर रखा है, तो एआई उसको यूज कर सकता है विदाउट कंसेंट, जैसा इस एक्ट में लिखा हुआ है। तो ये सारे प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए। यूपीएससी कभी भी बैकफायर कर सकता है, कभी भी आपसे ये चीजें पूछ सकता है। वहां पर आपको नहीं तो एग्जाम में लगे पता नहीं क्या नया पूछ लिया। तो प्लीज बी प्रिपेयर, बी रेडी विद दैट। पॉलिटी के अंदर ना एक टॉपिक है आपका, दैट इज जुडिशरी, जिसमें आप पढ़ते हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो अगर आप ये देखोगे, यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है प्रीलिम्स के अंदर। हर साल क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन आपका जुडिशरी से रहता है। तो थोड़ा प्रेडिक्ट करते हैं इस साल क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता होगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा इज़ इन न्यूज़। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि लास्ट ईयर मतलब मार्च 2025 में उनके घर पे, या फिर हम कह सकते हैं उनका जो ऑफिशियल प्रेमाइस था, वहाँ पर आपको जले हुए नोट मिले, तो इसलिए वो अभी न्यूज़ में है। क्लियर। तो अल्टीमेटली उनके अगेंस्ट इंक्वायरी चल रही है। क्लियर। तो अगर आप यहाँ देखोगे वो भी पार्लियामेंट के अंदर, तो अल्टीमेटली अगर जजेस के रिमूवल की बात आती है तो दो चीज़ें आती हैं, पहले इंक्वायरी देन रिमूवल। अब जब इंक्वायरी वाला जो पार्ट है, क्लियर, दैट इज डेल्ट बाय जज इंक्वायरी एक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन उससे डील नहीं करता। तो जज इंक्वायरी एक्ट जो है वो आपका इंक्वायरी वाले पार्ट से डील करता है, जिसमें आपने देखा होगा इंक्वायरी कमेटी हमारी लोकसभा ने फॉर्म की है, मतलब दे हैव कॉन्स्टिट्यूटेड अ इंक्वायरी कमेटी, दैट इज बाय लोकसभा। क्लियर। और जब रिमूवल की बात आती है, रिमूवल वाला जो पार्ट है, मीन्स प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस, दैट इज डेल्ट बाय, यू कैन से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर। तो ये दो, पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अभी जस्टिस यशवंत वर्मा का जो केस है वो अभी इंक्वायरी कमेटी पे है। क्लियर। तो जिन्होंने मतलब हाल फिलहाल में चैलेंज भी किया था कि
पार्लियामेंट यूनिलैटरली मतलब कोई हाउस यूनिलैटरली कमेटी मतलब इंक्वायरी कमेटी फॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कहीं नहीं है, जॉइंटली कोई फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर, इट कैन बी फॉर्म्ड यूनिलैटरली। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इंक्वायरी कमेटी, जजेस रिमूवल, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल डील करता है आपका रिमूवल ऑफ जजेस से, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के। तो ये पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए आपके पॉलिटी के लिए, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी एग्जाम। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स 2026 के लिए। अब अगर आप ये देखोगे, बेसिकली यूरोपियन यूनियन ने ये मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज CBAM। अब इसके अकॉर्डिंग, मतलब इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग यूरोपियन यूनियन का कहना ये है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर हम इंपोर्ट करा रहे हैं और उस प्रोडक्ट को बनाने में अगर कार्बन एमिशन हो रहा है, तो हम एक तरह से जितना ज़्यादा कार्बन उतना ज़्यादा कार्बन टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अब इंडिया से स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट किया जाता है, मतलब यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट करता है। और अभी तक अगर आप ये देखोगे पिछले 1 या 1.5 साल तक, अगर मैं बात करूं 2024 या 25 की, तब तक ये प्रपोजल था। लेकिन अब 1 जनवरी 2026 से यूरोपियन यूनियन ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो इसका मतलब आपका पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है आपका प्रीलिम्स 2026 के अंदर। किसके ऊपर? CBAM के ऊपर। अब अभी तक फिलहाल यूरोपियन यूनियन ने इसके अंदर 6 प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है, और वो 6 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं जो आपको एग्जाम के लिए याद भी रखने हैं, जिनके ऊपर मतलब कार्बन टैक्स लगेगा। वो है बेसिकली एक तरह से आपका स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन। तो ये 6 प्रोडक्ट्स याद रखना आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर फ्यूचर में कोई और ऐड किया, मतलब आपके प्रीलिम्स से पहले, मतलब 24 मई 2026 से पहले, तो आई डेफिनेटली अपडेट यू। बट इस टॉपिक को कर लेना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाद में रिग्रेट करोगे कि सर 2 नंबर मिस हो गए। गवर्नर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंडियन पॉलिटी का, और अगर आप 2025 में देखोगे तो यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन पूछे गवर्नर से रिलेटेड, तो हम इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। और अगर आप देखोगे आज 21 जनवरी 2026 का न्यूज़पेपर, तो इसमें 2 न्यूज़ आई हैं गवर्नर को लेके। एक तमिलनाडु के गवर्नर है और एक केरला के गवर्नर है। दोनों ने क्या किया, केरला के गवर्नर ने अपनी स्पीच को ऑल्टर कर दिया। क्लियर, तो आपको पता होगा आर्टिकल 176 के अकॉर्डिंग कि गवर्नर को जब भी हर साल नए सेशन पे अपनी पहली स्पीच देनी होती है, तो आपने पढ़ा होगा उसमें। क्लियर, तो उन्होंने स्पीच ऑल्टर कर दी, तो अल्टीमेटली एड एंड एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको वायलेट कर दिया। क्लियर, सिमिलरली अगर आप ये देखोगे तमिलनाडु के गवर्नर ने स्पीच ही नहीं दी। क्लियर, तो कहीं ना कहीं ये आपके क्वेश्चन रेज करता है गवर्नर को लेके। तो आर्टिकल 176 इज इन क्वेश्चन। अब यहां पर कैसा क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप इस चीज को रट रहे हो कि भाई कि गवर्नर का सिलेक्शन कैसे होता है, गवर्नर का रिमूवल कैसे होता है, तो इस पर टाइम मत वेस्ट करो, इंपॉर्टेंट है बट इस न्यूज से रेलिवेंट नहीं है। तो आपको पढ़ना क्या है, अब यहां पर आपको पता होगा कि जब भी गवर्नर अपनी स्पीच देते हैं तो उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स होता है, जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है आपका। क्लियर, अब वो पास होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो गवर्नमेंट फेल हो जाती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट फेलियर माना जाता है। क्लियर, अब यहां पर सवाल ये उठता है कि यहां पर कई सारे केसेस आते हैं कि गवर्नर अगर स्पीच ऑल्टर कर दे और फिर उसके बाद भी मोशन ऑफ थैंक्स पास हो जाए, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सिमिलरली और भी केसेस बनते हैं कि गवर्नर अगर स्पीच ही नहीं देता और फिर भी अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास हो जाता है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो मैंने एक PDF में मतलब कुछ 4-5 केसेस बनाए हैं, जो मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, आप उसको रेफर कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन। क्लियर, तो अगर फिर भी कोई डाउट हो, यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन इंस्टाग्राम मी एनी टाइम। जब जब न्यूज़पेपर में गवर्नर की न्यूज़ रही है ना, तो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर देर वाज अ न्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू दैट गवर्नर हैज़ नॉट गिवन असेंट टू द बिल्स, तो उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा लास्ट ईयर, मतलब 2025 में। अगर आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है 21 जनवरी का, तो 21 जनवरी को न्यूज़पेपर में 2 न्यूज़ आई हैं विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर, एक तमिलनाडु गवर्नर और एक केरला गवर्नर। तो तमिलनाडु और केरला गवर्नर ने क्या किया, मतलब अगर मैं बात करूं केरला गवर्नर की, तो केरला गवर्नर ने जो भी स्पीच दी गई थी मतलब बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो उन्होंने वो ऑल्टर कर दी। क्लियर, और तमिलनाडु गवर्नर ने स्पीच प्रेजेंट ही नहीं करी। अब ये आपने पढ़ा होगा अपना पॉलिटी के अंदर, इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल 176 दैट इज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मतलब इट इज़ मैंडेटरी फॉर द गवर्नर टू गिव स्पीच, क्लियर, वेन एवर देर इज यू कैन से फर्स्ट सेशन एवरी ईयर। क्लियर, और यू कैन से आफ्टर जनरल इलेक्शन। तो मतलब गवर्नर की स्पीच देनी जरूरी है। अब गवर्नर की स्पीच के बाद फिर होता है मोशन ऑफ थैंक्स, जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में कुछ नहीं बोलता। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अगर गवर्नर ऑफ स्पीच
मतलब अगर गवर्नर की स्पीच ना हो, क्लियर, तो अल्टीमेटली उसके बिना क्या मोशन ऑफ थैंक्स पास हो सकता है? तो कई सारे केसेस बनते हैं, क्लियर। या फिर गवर्नर अपनी स्पीच को ऑल्टर कर देता है, मतलब नॉट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर। तो अल्टीमेटली अगर गवर्नर अपनी स्पीच को ऑल्टर कर देता है तो क्या तब भी आपका मोशन ऑफ थैंक्स पास हो सकता है? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपका यूपीएससी फ्रेम कर सकता है। तो ऐसे 4-5 केसेस हैं जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पीडीएफ शेयर किया है, एक ही पेज का है, तो आप देख सकते हो। तो मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। आपने एक टर्म तो सुनी होगी, ओपन डेफिकेशन फ्री, दैट इज ओडीएफ। होपफुली सुनी होगी, कहाँ पर? पीवाईक्यू में। तो अगर आपने प्रीलिम्स के पीवाईक्यू देखे हैं तो वहाँ पर ये टर्म सुनी होगी आपने, क्लियर, या इस पे क्वेश्चन देखा ही होगा। अब एक्सपेक्टेड है ओडीएफ के ऊपर दोबारा क्वेश्चन आ सकता है। क्यों आ सकता है वो भी समझते हैं। क्योंकि अब ओडीएफ के कई सारे वेरिएंट हैं, ओडीएफ प्लस, ओडीएफ डबल प्लस, बोले तो प्लस प्लस, ओडीएफ 3 टाइम्स प्लस, दैट इज प्लस प्लस प्लस। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ओडीएफ, व्हाट इज ओडीएफ प्लस, व्हाट इज ओडीएफ प्लस प्लस एंड व्हाट इज ओडीएफ प्लस प्लस प्लस। अब ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसका रीज़न सिंपल सा है कि गवर्नमेंट की एक स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन। अब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अर्बन दोनों के लिए अलग अलग है। व्हेन इट कम्स टू स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, तो अभी फेज़ 2 चल रहा है, क्लियर। जो स्टार्ट हुआ था 2020 में, 2025 में ख़त्म हो गया था, जिसके अंदर मतलब गवर्नमेंट का टारगेट है कि ग्रामीण मतलब विलेज एरिया के अंदर वी मस्ट हैव ओडीएफ प्लस स्टेटस फॉर द विलेजेस। तो अब ओडीएफ प्लस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए पूछ सकते हैं। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू अर्बन एरियाज, सो देर इज़ अ स्कीम स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, जिसके अंदर मतलब गवर्नमेंट का फोकस है ओडीएफ प्लस प्लस एंड ओडीएफ प्लस प्लस प्लस, मतलब 3 टाइम्स प्लस, क्लियर। तो अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए दोबारा ये प्लस प्लस है क्या, क्लियर। वाई? बिकॉज यूपीएससी यहीं पे आपके मज़े ले जाएगा। और अगर आपको नहीं पता होगा, बाद में आप कहोगे यार ओडीएफ तो पता था लेकिन ये प्लस 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 क्या है ये नहीं पता था। तो ये क्लैरिटी होनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर प्रीलिम्स में आपको 2 नंबर अचीव करने हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, पूरे पूरे चांसेस है यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स 2026 में पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है तो ये भी बताऊंगा, और क्या पूछेगा ये भी बताऊंगा। तो पहले तो हम देखते हैं क्यों पूछ सकते हैं। तो आपको याद होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिस पे ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में क्या कॉमन है? तो पहली बात, ये दोनों इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, दोनों का हेडक्वार्टर इंडिया में ही है, क्लियर। तो इसलिए पूरे चांसेस हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, क्लियर। अब इसमें क्या पूछ सकता है, तो पहले तो हम इसका टाइमलाइन समझते हैं थोड़ा सा। 2019 के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको मतलब एज अ आइडिया इनिशिएट किया था। कब? जब ग्लोबल टाइगर डे था, क्लियर। दूसरा, 2023 के अंदर इसको फॉर्मली लॉन्च किया गया, ऑफिशियली यू कैन से लॉन्च किया गया, दैट इज जब प्रोजेक्ट टाइगर के पूरे 50 साल हो चुके थे। तीसरा, 2024 में गवर्नमेंट ने इसके लिए बजट पास किया, क्लियर। मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए मतलब बजट, इसका हेडक्वार्टर सेटअप करने के लिए बजट पास किया। 2025 में मतलब जनवरी 2025 में एक फॉर्मल एग्रीमेंट रेडी हुआ, क्लियर, जिसको इंडिया ने भी फिर ज्वाइन किया। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, क्लियर, इज द एजेंसी और यू कैन से इज द मिनिस्ट्री जो कहीं ना कहीं जिस भी कंट्री को ज्वाइन करना है तो कहीं ना कहीं उनसे परमिशन या उनको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नहीं है, एक्सटर्नल अफेयर, क्लियर। नेक्स्ट अगर आप ये देखोगे कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, क्लियर, जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है, क्लियर। और एक चीज़ और याद रखना कि अगर आप यहाँ पर ये देखोगे कि ग्लोबल बिग कैट समिट भी होने वाली है 2026 के अंदर, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बेसिकली 7 बिग कैट्स के बारे में बात की गई है जो आपको इजीली मिल जाएगा इंटरनेट पे, तो थोड़ी सी मेहनत करोगे मज़ा आएगा। डेटा सेंटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रीलिम्स 2026 के लिए। पूरे चांसेस है आप इस टॉपिक को पढ़ के ही नहीं जाओगे, क्लियर। आई एम 110% श्योर, बट आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लियर। चाहे प्री में ना पूछे तो मेंस में पूछ लेगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो वजह जानना ज़रूरी है। अगर आप ये देखोगे पूरा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ बेस्ड ऑन डेटा सेंटर्स, नंबर 1। नंबर 2, डेटा सेंटर्स आर हैविंग यू कैन से एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऑल्सो। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, क्लियर। तो दूसरा एक ये कारण बन सकता है कि यूपीएससी आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले। तीसरा, अगर आप ये देखोगे, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, क्लियर, तो आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि गूगल एक अपना डेटा सेंटर खोलने जा रहा है, कहाँ पर? विशाखापट्टनम पे। और चौथा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट इज़
गवर्नमेंट ने अपनी नेशनल डेटा सेंटर पॉलिसी भी लेके आया कब 2025 में। तो इसलिए आपका ये पूरे पूरे चांसेस है कि डेटा सेंटर आपसे पूछा जाएगा। भाई आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को तो पता होना चाहिए। भाई जो नॉन यूपीएससी है, जिनका इस एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ भी करें, अपना कोई कंसर्न नहीं है उससे, क्लियर। बट अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक फॉर योर प्रीलिम्स 2026 एज वेल एज मेंस ऑल्सो। तो आप जो भी अपना स्टैटिक पोर्शन कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखते रहो। साथ में ये टॉपिक्स भी छोटा छोटा टाइम निकाल के, रोज का दिन का आधा एक घंटा निकाल के इन टॉपिक्स को भी रेडी करते रहो। तो डेटा सेंटर इज़ इंपॉर्टेंट। तो मैंने पहले भी आपको कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। कोई डाउट हो किसी भी तरह का कि सर कौन सा टॉपिक और इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो के साथ बने रहिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट के पास मेरा नंबर है वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दो इन्वायरमेंट की टर्म्स है, एक है प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर, दूसरी है सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर। अब ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी आईएएस एग्जाम 2026 के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर आप देखोगे 23 जनवरी 2026 को CAQM, दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, न्यूज़ में बहुत रहती है, इसने अपनी रिपोर्ट दी है और जिसमें बोला है कि सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एयर पॉल्यूशन के लिए। तो कहीं ना कहीं 27% कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर का। अब आपको आपके एग्जाम के लिए पता होना चाहिए व्हाट इज प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर एंड व्हाट इज सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर। तो आप आज के द हिंदू में सेकंड पेज पे जाके देखोगे तो ये न्यूज़ है जो ज़्यादातर न्यूज़ एनालिसिस वालों ने मिस करी है। आई डोंट नो व्हाई, क्लियर, बट उनको कवर करनी चाहिए बिकॉज यूपीएससी कॉन्सेप्ट पूछता है। तो मैं वो न्यूज़ क्लिपिंग खैर अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हो, प्लस हाईलाइट भी कर दूंगा क्या आपको उसमें से रट्टा लगाना है, मतलब मगअप करना है। तो उसमें लिखा हुआ है, साफ साफ बता रखा है कि भाई 27% मतलब 27% कॉन्ट्रीब्यूशन है किसका? सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर का। फिर ये भी बता रखा है सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर होते क्या है। तो प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर जैसे कि आपका नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, VOC दैट इज वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब ये एटमॉस्फेयर में इंटरैक्ट करते हैं बट इन द प्रेजेंस ऑफ एमोनिया तो नए कंपाउंड्स बनते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर, जो उस न्यूज़ में लिखा हुआ है। तो अगर आप ये पढ़ लोगे तो हो सकता है कि आपके 2 नंबर आ जाए, क्लियर, देन यू विल रिमेंबर मी, क्लियर। तो प्लीज़ ऐसी न्यूज़ को स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट है आपके किसके लिए? 2026 के एग्जाम के लिए, क्योंकि CAQM की रिपोर्ट है। तो मैं टेलीग्राम पे वो रिपोर्ट की कटिंग डाल दूंगा, मतलब न्यूज़ आर्टिकल की कटिंग डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ले सकते हो। एक्सचेंज रेट जो अब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो आपको रेयरली किसी बुक में या किसी कोचिंग मटेरियल के नोट्स में मिलेगा। अगर मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, क्लियर। अब एक्सचेंज रेट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आपने साल भर देखा होगा कि इंडियन करेंसी इज़ डिप्रिशिएटिंग। तो नो डाउट इस पर क्वेश्चन तो बनता है, यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे ज़रूर पूछेगी। अब यहाँ पर सवाल क्या क्या बन सकता है? एक सवाल तो ये बन सकता है कि भाई वाई इंडियन करेंसी इज़ डिप्रिशिएटिंग। तो न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आराम से आप आंसर कर लोगे, या आपके अगर बेसिक भी सॉलिड है तब भी कर लोगे। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि आरबीआई कैसे इंटरवेन कर रहा है कि करेंसी, मतलब इंडियन करेंसी और डिप्रिशिएट ना हो। तो बेसिकली आरबीआई के पास 3 तरीके हैं अपनी इंडियन करेंसी को डिप्रिशिएशन से रोकने के लिए। पहला कि बैंक्स के थ्रू डॉलर्स को सेल करे या फिर फॉरेन करेंसी को सेल करे, तो आरबीआई को, मतलब लाइक एसबीआई, कैनरा बैंक, इनके थ्रू, तो इसको हम बेसिकली आरबीआई प्रॉक्सीज बोलते हैं। दूसरा, आरबीआई इंटरवेन कर सकता है, दैट इज थ्रू करेंसी फ्यूचर मार्केट, क्लियर। और तीसरा जो आजकल आरबीआई इसमें भी इंटरवेन कर रहा है, दैट इज नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट, NDF। अब NDF आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 3 मैकेनिज्म है थ्रू विच यू कैन से आरबीआई यूज टू इंटरवेन इन ऑर्डर टू स्टॉप द डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रट्टा लगा लो, कहीं नहीं मिलेगा आपको। प्रीलिम्स एग्जाम आ रहा है, क्लियर। और आजकल कई बच्चे फ़ोन करके पूछते हैं सर इस सोर्स के लिए क्या पढूं, इस सब्जेक्ट के लिए क्या पढूं। तो बीइंग अ टीचर, तो और टीचरों के पास भी आ ही रहा होगा और फैकल्टीज़ के पास भी आ ही रहा होगा, क्लियर। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे ये कहूँगा, शॉर्टकट तो मत ढूंढो यार। तो मार्केट में आजकल 1000-1500 पेज की किताबें चल रही हैं जिसमें बोला जाता है ये पढ़ लो पूरी जीएस कवर हो जाएगी। डोंट गो बाय दैट, ठीक है। करियर ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, 1 साल और लगा दोगे, क्लियर। यार थोड़ा सा कॉमन सेंस खुद लगाओ। पॉलिटी, अगर कोई XYZ कोचिंग अगर पॉलिटी की किताब बना के भी दे रही है आपको, तो उसका बेस लक्ष्मीकांत ही है।
10% अलग होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो उस 10% के पीछे तो भागो मत पहले। तो चॉइस आपकी है। ऐसी व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न हिस्ट्री, क्लियर, तो उसका भी बेस अगर आप ये देखोगे स्पेक्ट्रम ही होगा। क्लियर, सो डोंट गो बाय दैट कि 10% चेंज के लिए मैं किसी XYZ कोचिंग का मटेरियल पढ़ लेता हूँ। क्लियर, गो विद द ओरिजिनल सोर्स, दैट इज योर लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी। क्लियर, सिमिलरली your for modern history it is spectrum. Clear, the best source. Clear, similarly for geography you can go with the NCRTs. क्लियर, तो वहाँ पर आप अपना टाइम स्पेंड करो रेदर देन गोइंग बाय दीज 1000-1500 की पेजेस वाली किताबों पे कि पूरा जीएस कवर कर रहे हैं हम, प्रीलिम्स का और ये सब फलाना वलाना। एक हमारे टाइम में एक किताब आती थी जीएस की, इतनी मोटी गाइड, ठीक है, इन्होंने इतनी कर दी, फिर मार्क्स भी इतने आ रहे हैं। क्लियर, चॉइस आपकी है, क्या करना है, यू आर मेच्योर, आईएएस बनने जा रहे हो। क्लियर, तो आपको पता है कि भाई क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, रेस्ट इज योर चॉइस।